नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चुनाव की दस्तक और दावे। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन क्या समय से पहले भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? जो दस्तावेज बता रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर यह संभव है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव जल्दी करवा लिए जाएं। लेकिन जो सबसे अहम कड़ी आज इसमें जुड़ी है वो ये है कि आईएनडीआईए को लीड करने वाला नेतृत्व, वो कद्दावर चेहरा हेमंत सोरेन आज जेल की सलाखों से बाहर हैं। अब विधानसभा चुनाव अगर वक्त से पहले भी होते हैं तो जेएमएम का दावा है कि गठबंधन कल भी चुनाव करा ले अगर निर्वाचन आयोग, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। करेंगे अतिथियों से चर्चा, समझेंगे किसकी तैयारी कितनी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव संभव। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग। झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग सितंबर के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसकी तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है, जबकि अगस्त तक वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि गठबंधन चुनाव के लिए तैयार है, जब चाहे चुनाव आयोग करा ले। वहीं जेएमएम ने चुनाव आयोग से तुरंत चुनाव कराने की मांग की। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, किसी भी समय क्या ले हम लोग मजबूत। जब भी आप विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा दे, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो रहा है। वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। फिर भी चुनाव आयोग तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, हर सरकार को ये तो 5 साल का टर्म मिलना चाहिए। वो इसीलिए मिलना चाहिए कि बहुत सारी योजनाएं होती है, बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है। लेकिन हर परिस्थिति से हम निपटने को तैयार है। अगर चुनाव आयोग का फैसला अगर 4 राज्यों के साथ में झारखंड प्रदेश को भी कराने का है तो हम चुनाव आयोग का विरोध नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। वहीं समय से पहले विधानसभा चुनाव के आसार पर बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। आयोग जब चाहे चुनाव करा सकता है। तो तैयार है, हम लोग हमेशा तैयार हैं। 24 घंटे 7 दिन तैयार रहने वाले लोग हैं। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को जितना जल्दी इस झारखंड के सत्ता से बाहर निकाल दे, जनता की आकांक्षा है, बलवती आकांक्षा है, जो ग्राउंड में वहाँ के लोगों का जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए चुनाव हो। और हम लोग तैयार हैं उस चुनाव में। जनता के भावनाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके जनता की आकांक्षा को पूरा करेगी। एक और झारखंड में समय से पहले चुनाव के आसार जताए जा रहे हैं। इसी बीच करीब 5 महीने बाद जमानत पर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमने जो संकल्प लिया था उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। हेमंत के जेल से छूटने के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम में ऊर्जा का संचार हुआ है, जो झारखंड की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाता नजर आ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश शाहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो चुनावी दस्तक हो चुकी है। चुनावी दस्तक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां भाजपा से बाबूलाल मरांडी और तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने कमर कस ली है, बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आईएनडीआईए गठबंधन की बात करें तो जमीनी स्तर पर इनकी भी बैठकें जारी हैं। काम चल रहा है हर जगह पर। सरकार अपनी जगह पर कैबिनेट की भी बैठक बुला रही है। सीएम खुद गंभीर हैं चंपाई सोरेन, लगातार हर विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और समीक्षा के साथ साथ जो सबसे गंभीर मुद्दा है इस बार कि सीएम अधिकारियों को डेडलाइन भी दे रहे हैं कि तय समय सीमा के अंदर काम को पूर्ण करें। पहले रुक करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का, जो ठीक सीएम आवास के सामने हमसे रूबरू हो रहे हैं। राकेश,
इस वक्त आप जहां खड़े हैं, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने के लिए गए हुए हैं। वहां पर क्या मुलाकात अभी भी चल रही है? और अगर वक्त से पहले जेएमएम ने जो दावा किया है, जो चुनौती की है कि कभी भी निर्वाचन आयोग चुनाव करा ले, कल भी चुनाव करा ले, ये कॉन्फिडेंस है जो पूरी तरीके से हेमंत सोरेन पर बेस्ड कॉन्फिडेंस है। राकेश। बिल्कुल अभिषेक, पहले आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं। देखिए, तमाम बड़े नेता जो थे वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हो चुकी है और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अब से थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात कर निकल चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री यहां पहुंचे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई विधायक भी हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले यहां आतिशबाजी भी हो रही थी। तो ये नज़ारा हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया है अभिषेक। और जो दूसरा आपका सवाल है, देखिए, एक कॉन्फिडेंट तो आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद, और यही कॉन्फिडेंट है कि बताने के लिए काफ़ी है कि उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करा ले, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री से भी इसी संदर्भ में आज बातचीत हो रही थी। जब कैबिनेट की बैठक से वो निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमारा जो महागठबंधन है वो बेहद मजबूत है और चुनाव आयोग कोई भी वक्त चुनाव करा ले, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्साह से लबरेज है। उनको लगता है कि हम बीजेपी को सिंगल डिजिट पर रोक लेंगे। तो ये उत्साह है अपने नेता के बाहर आ जाने को लेकर, और इसी उत्साह के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनावी तैयारी में जुट चुका है। आप देख रहे होंगे कि सरकार के स्तर से भी कई फ्लैगशिप योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, आज कैबिनेट से उस पर मोहर भी लग गया। इसके अलावा गैस सब्सिडी की बात कही जा रही है। महिलाओं को 25 से 50 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं उनको पैसे देने की बात है, 1000 रुपये सहायता राशि देने की बात कही जा रही है। अबुआ आवास योजनाओं में और तेजी लाने की बात सरकार कह रही है। तो ये जो योजनाएं हैं जो सीधे पब्लिक को कनेक्ट करता है, उसको लेकर सरकार गंभीर है और उनको लग रहा है कि चुनाव में इन योजनाओं का लाभ उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर जो आज निकल कर आई अभिषेक की हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। जाहिर तौर पर इससे भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं, उनमें एक नई ऊर्जा आई है। और ये ऊर्जा चुनाव के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे वक्त में हेमंत सोरेन बाहर आए हैं जब सामने चुनाव है। तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन की अगुवाई में जब कार्यकर्ता लगेंगे तो वो एक नई ऊर्जा के साथ लगेंगे, एक नई उत्साह के साथ लगेंगे। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, हर कोई चुनाव के लिए तैयार है। और जिस तरह की संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चूंकि नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसी के साथ झारखंड में भी चुनाव करा लिए जाए। हालांकि झारखंड का जो टेन्योर है वो जनवरी 5 को खत्म हो रहा है अभिषेक। तो ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसको लेकर क्या निर्णय लेता है। लेकिन परिस्थितियां अभी अनुकूल है महागठबंधन के, और महागठबंधन तैयार है किसी भी वक्त अगर चुनाव हो जाए उसको लेकर। अभिषेक। बिल्कुल राकेश, 5 जनवरी को झारखंड में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 27 नवंबर को अगर बात करें नवंबर में तो हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधानसभा का। लेकिन झारखंड के लिए बेनिफिट यह है कि दोनों ही दल, आईएनडीआईए या एनडीए की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा वार तैयारियां की गई हैं, बूथों पर तैयारियां की गई हैं, प्रखंडों में तैयारियां की गई हैं। तो तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों ही दल कॉन्फिडेंस में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है गठबंधन के लिए, जेएमएम ने जिस तरीके से आज ये कहा कि कल भी चुनाव चाहे तो करा लें, और एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, वैसे में ये कहना कहीं ना कहीं चुनावी दस्तक को तो बढ़ा ही रहा है, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं, प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है, अगस्त तक वोटर लिस्ट भी जारी किया जा सकता है। तो कभी भी सूचनाएं आ सकती हैं, कभी भी तिथियों की घोषणा हो सकती है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं, फायदा नुकसान की बात अलग है, लेकिन परिणाम सामने आ चुके हैं। जो मेहनत थी वो सामने आ चुके हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर अगर कुछ काम किया है, जो बताया जा रहा आदिवासी आरक्षित सीटें जो आईएनडीआईए के फेवर में गई हैं, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने के कारण गई। अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर है, क्या
वही रहेंगे समीकरण या समीकरण बदलेंगे? क्या पड़ेगा चुनाव पर प्रभार? क्या होगी झारखंड की नई राजनीति? करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। स्वागत करते हैं झामुमो से हेमलाल मेहता साहब हमारे साथ हैं। हेमलाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू जी हमारे साथ हैं। विनय जी स्वागत है आपका। दीपू जी। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। हेमलाल जी, सवाल की शुरुआत आप ही के साथ। पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं। आज आप लोगों के लिए जश्न का दिन है, हर जगह जश्न मन रहा है। अगर देखें हम तो पूरे राज्य से खबरें आ रही हैं। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत उनको मिल चुकी है और इस जमानत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने जो बातें कही, सबसे पहली बात उन्होंने यही दावा कर दिया कि चुनाव जब चाहे करा लें, कल चाहे तो कल करा लें निर्वाचन आयोग चुनाव, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जेएमएम के विश्वास को दर्शाता है, एनडीए गठबंधन के विश्वास को दर्शाता है हेमंत सोरेन के प्रति। स्वाभाविक है अभिषेक जी, आज मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का। आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आज न्याय मिला है, पहला न्याय मिला है और आगे भी हम समझते हैं कि न्याय मिलेगा और बेदाग हो करके निकलेंगे। इसमें कोई बाइज्जत बरी होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक रही सवाल विधानसभा चुनाव की, तो अभी रांची जिला का निर्वाचन आयोग का 24 तारीख को बैठक शुरू कर दी विधानसभा चुनाव के लिए और कल जो है रांची विधानसभा का जो आरओ हैं एसडीओ साहब, यहाँ के सदर एसडीओ, उन्होंने भी बैठक कर ली और जिला के बैठक में जो बातें आई थी कि सितंबर और अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयार है, इंडिया गठबंधन भी चुनाव के लिए तैयार है। सितंबर में करा ले या उससे पहले भी करा ले, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए तैयार हैं। पहले से तैयार थे या हेमंत सोरेन जी के बाहर आने के बाद आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई? नहीं, पहले से भी तैयारी थी, पहले से भी तैयारी थी हमारी। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की भी चुनाव का तैयारी हमने कर रखा था, किया हुआ है। कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के देखेंगे कि सब जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं और हमेशा काम करते रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलवासी को जंगल में जाकर के मदद करते रहते हैं। जो अंतिम पैदान में खड़ा व्यक्ति है वहां तक हम लोग पहुंच करके काम करते रहते हैं। तो चुनाव का जो सिस्टम है वही है। जब हम जनता के बीच में हैं तो हमको अलग से चुनाव का तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं है। वही हमारा तैयारी होता रहता है, जनहित में काम करते रहते हैं, चुनाव की तैयारी चलता रहता है। चलिए प्रतुल शाहदेव का रुख करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, जेएमएम तैयार है, निश्चित तौर पर गठबंधन भी तैयार है, इंडिया ये कहीं नहीं। भाजपा की क्या स्थिति है? क्या भाजपा अपने आप को चुनाव के लिए तैयार देख रही है? अभी अभी आप लोगों को अपने लोकसभा चुनाव में 3 सीटें गंवानी पड़ी हैं। चुनाव के लिए वक्त चाहिए या वन नेशन वन इलेक्शन के का जो नारा है, इसका जो संवाद है, इस पर आप लोग खरे उतरने को पूरी तरीके से तैयार है? देखिए अभिषेक, मैं देख रहा था अभी आतिशबाजी को, रंग अबीर गुलाल उड़ते हुए। मुझे ये समझ में नहीं आया हंगामा क्यों है। बरपा साहब, जमानत ही मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। चलिए, आज जमानत मिली, उसमें उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने भी कुछ टिप्पणियां की और जमानत मिल गई आज उनको और वो जेल से बाहर आ गए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को शुभकामनाएं हैं, एक अच्छे वातावरण में डिबेट हो। और हमारा ये मानना है कि इस जजमेंट को देखना है तो एक और जजमेंट था 3 मई 2024 का, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति नवनीत जी का। उसमें WPCR 68 और 2024 उसमें भी कुछ टिप्पणियां की गई थी, पर जस्ट 10-20 सेकंड में वो टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। वो डबल बेंच ने टिप्पणी की थी कि जो ईडी की प्रारंभिक कार्रवाई है वो सही है। डबल बेंच ने यह भी टिप्पणी की थी कि जो ईडी को प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी हैं मामले में आगे बढ़ने के लिए। डबल बेंच ने यह भी टिप्पणी की थी कि 36 लाख जो दिल्ली के आवास में मिले थे मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के, और उसको लेकर उन्होंने दलील जो दी थी कि माता पिता के इलाज के लिए किए गए थे, वो असमर्थनीय है। और इन्होंने ये भी टिप्पणी की थी, इस ऑनरेबल डबल बेंच की ये भी टिप्पणी थी कि भाई ये जो प्राइमा फैसी जो मामला है उसमें ये मामला साबित होता दिख रहा है, ईडी आगे बढ़े। तो ये दो अलग अलग जजमेंट्स है। बस मैंने ये जी सिंगल बेंच की टिप्पणी भी है। सिंगल बेंच में
जो टिप्पणियां हैं उसके बारे में मैं आपको पंजाब हाई कोर्ट का एक जजमेंट साइट करता हूं। रंजीत सिंह और ब्रह्मजीत सिंह का आप जो नहीं, जिक्र कर रहे हैं, नहीं, महाराष्ट्र का। मैं जस्टिस फतेहदीप सिंह जी का जजमेंट अच्छा, जिक्र कर रहा हूं, जिसमें साफ है, और मैं बस एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। ऑब्जर्वेशन इन ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेरिट ऑफ द केस, यानी जो बेल में आप जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये उच्च न्यायालय का जजमेंट था, पंजाब उच्च न्यायालय का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो जो भी टिप्पणियां रहती हैं वो लिमिटेड एक उसका, तो ये तो सर डबल बेंच पे भी लागू होता है। नहीं, डबल बेंच का नहीं, बेल था। देखिए वो अरेस्ट को चैलेंज हुआ था और ये बेल का मैटर था। हमारा नहीं कहना, हमारा कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज खुशी का दिन है, चलिए ठीक है। और जो आपने वन नेशन बड़ा चेहरा बाहर निकल के आया, कंपटीटर सामने है और चुनावी दस्तक भी हो चुकी है। अभी हेमलाल जी ने बताया कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकता है, टक्कर जबरदस्त रहेगी। वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट था, ये तो एक अच्छी बात है कि मैं मुख्य प्रतिपक्ष के प्रवक्ता को देख रहा था, माफ कीजिएगा प्रतिपक्ष, वो केंद्र में कहते कहते यहां भी आदत हो गई, सत्ताधारी दल के सबसे प्रमुख दल के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने भी कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार है, हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। तो चुनाव कभी भी इलेक्शन कमीशन करे, और ये तो हम लोगों का लाइन हुआ करता था, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन में 24/7/365 तैयार रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। तो इलेक्शन कभी भी हो जाए साहब, हमारी मुकम्मल तैयारी है। इन्होंने तमाम स्थानीय मुद्दों को मुद्दा बनाकर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, फिर भी ठीक है 5 आदिवासी सीटों पर जरूर हम पीछे रहे, एक सीट किसी के पाले भी जा सकती थी, 22,000 का मार्जिन था। लेकिन अगर आप टोटलिटी में देखें तो एक दूसरा नैरेटिव को क्यों भूल जाते हैं कि जो ओबीसी डोमिनेटेड एरियाज हैं या दूसरे कास्ट के डोमिनेटेड एरियाज हैं, एससी डोमिनेटेड एरियाज हैं, और उन क्षेत्रों में एसटी की भी अच्छी संख्या है। ऐसे 52 सीटों पर साहब हम आगे थे, और सत्ताधारी गठबंधन जिसके पास 47-48 विधायकों का समर्थन है, वो 27 सीटों पर सिमट गया। तो इसको एक टोटलिटी में इसको भी देखना चाहिए। सिर्फ 5 आदिवासी सीट का नैरेटिव ये ठीक नहीं लगता। आप ओबीसी, एससी और उस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के भी इसको देखें, जिन्होंने हमें 52 सीटों पर बढ़त दिलाई। बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है, कभी भी चुनाव करा ले, हम बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। और बिना सिन्हा दीपू साहब का रुख करते हैं। दीपू साहब, जेएमएम भी आखिरी पायदान के व्यक्ति के लिए खड़ा है, आपके गठबंधन का दल है, भाजपा भी आखिरी पायदान के लिए खड़ा है, आपके विपक्षी हैं। आप लोग कहां खड़े हैं? आखिरी पायदान के लिए खड़े हैं या बीच वाले पायदान के लिए खड़े हैं? बाकी लोगों को भी देखेंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? पहले तो मैं स्वागत करता हूं आज न्यायपालिका का जो निर्णय आया है झारखंड के हक में। एक जमीन से जुड़े हुए नेता, जन के नेता को बिल मिली है। बहुत सारे उदाहरण हमारे मित्र दे रहे थे, आज वो वस्तु से बिल मिली है, हाई कोर्ट ने बिल दिया, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। पहले किसने कहा, आज किसने कहा, ये मुद्दा है कि हाई कोर्ट ने ही बिल दिए, और बहुत सारे पॉइंट उसमें कोट भी किए उन्होंने। अब आइए आप इलेक्शन पे। कांग्रेस पार्टी का मानना है, कांग्रेस पार्टी अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और कीर्ति वेणुगोपाल और हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने 23 कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ दिल्ली में बैठक की, और पूरा उस पर इलेक्शन का ही चर्चा हुआ कि हमारी क्या कमियां रह गई इस पार्लियामेंट में, हम उसको कैसे ठीक करें, और हम जो है कैसे आगे इलेक्शन की तैयारी करें और कैसे इलेक्शन में जाए। दूसरी, गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने एक अलग बैठक की सारे झारखंड के बड़े लीडरानों के साथ। हम लोग बैठे वहां पर और बैठकर कहते हैं कि हमको कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना है और गठबंधन को और कितनी सीट लाना है। अगर आज हमारे पास 45 सीट के लगभग में है तो हम कैसे उसको 65 ले जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का, वो चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। कारण है हमारे साथ वर्कर है, हमारे गठबंधन के साथ वर्कर है, और एक नई ऊर्जा जो मिली है अभी, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उस उत्साह के साथ हम आगे इलेक्शन के लिए तैयार है। ठीक सुप्रिया ने कहा कि सितंबर में करा लीजिए, आज करा लीजिए, कल करा लीजिए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन 65 सीट यहाँ लाएगी, और हम लोग इसके लिए मेंटली तैयार है कि हम इलेक्शन की ओर जा रहे हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें, हम अपने 5 साल के 4 साल के कार्यकाल की ओर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं रही हैं, आज देखिए टर्मिनल 1 गिर जा रहा है, पुलिया बह जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज। तो भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर आरोप लगा करके लोगों को सजा दिलाने का भी काम करते हैं, और जो उनसे मिल जाता है उसको वाइप आउट भी कर देते उस भ्रष्टाचार के वर्ड को। तो इन सब बातों को लेकर के आम आदमी और झारखंड की जनता देख रही है, उसके नायक को किस मुद्दे पर इन लोगों ने, क्या हेमंत सोरेन जी को जिस मुद्दे पर आप अरेस्ट किए थे, क्या ईडी का काम है जमीन का कारोबार देखना,
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का काम है कि नहीं, मनी का ट्रांजैक्शन है कि नहीं, उस पर देखना है। ना कहीं कोई 1 रुपया का मनी का ट्रांजैक्शन है, ना कहीं पर उनके पेपर में नाम है, ना कहीं पर उनके साइन है, ना कोई बिजली बिल का कनेक्शन है। तो आप कैसे उस मुद्दे को किस तरीके से पजाते हैं, आप देख लीजिए। आज छगन भुजबल छूट जाते हैं, आज महाराष्ट्र के पवार साहब छूट जाते हैं, आप बड़े बड़े नेता को छोड़ दे रहे हैं। 1700 करोड़ को वाइप आउट कर दिया गया, 72,000 करोड़ को वाइप आउट कर दिया। तो ये सब मुद्दा झारखंड की जनता देख रही है कि हमारे नेता को जो विकास का एक नया किरण लाया था, उसको आप दिग्भ्रमित कर करके जनता की आंख में एक बनाने का कोशिश करके भ्रष्टाचारी है, और उसको मुद्दे को लेकर करके आप आए। लेकिन आज हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है, और मैं कहता हूं कि इलेक्शन में आप आ जाइए, आज या कल। सुप्रिया की बात को मैं भी दोहराता हूं, हम लोग पूर्णतः तैयार है, इनको हम लोग वाइप आउट कर देंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। अतुल शाहदेव साहब, हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना, लोकसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। कहीं ना कहीं गठबंधन ने यह साफ कर रखा था कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं थी। और जो परिणाम आते हैं, 2 सीट पर INDIA गठबंधन, तत्कालीन यूपीए गठबंधन था, और आज 5 सीटों पर है, सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक की भूमिका कह ले या नेतृत्व कह ले, काम तो आया था। तो उस समय तो जेल के भीतर रहते हुए उन्होंने बाकी 3 सीटें साध ली थी। इस बार विधानसभा चुनाव में वो बाहर निकल चुके हैं। क्या लगता है आपको, आगामी चुनाव में क्या प्रभाव डालने जा रहा है हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना? देखिए, अपनी बात कहने से पहले 2 मैं फैक्चुअल करेक्ट कर दूं आदरणीय दीपू सिन्हा जी को। उन्होंने पहला तो जेएमएम के प्रवक्ता को सुप्रिया कहा, वो सुप्रियो है, सुप्रिया नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने जिस टर्मिनल 1 के छत के गिरने की बात कही, वो आप देख लें, 2008-2009 के दौरान उसका निर्माण हुआ था। देखिए, मैं फैक्ट दिखा रहा हूँ, चैलेंज की मैंने नहीं टोका बीच में। अगर विनय जी टोकेंगे तो मैं भी टोकूंगा। अभिषेक, आप दोनों एक दूसरे को मत टोकिए। मैं तो नहीं टोक रहा था। आप दोनों देखिए, आप दोनों इतने 2008-9 के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 के छत को बनाया गया था, ये देख लें। अब 2008-9 में किसकी थी सरकार केंद्र में? इन्हीं की सरकार थी। तो इनके सरकार का बना गया अगर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है तो उसके लिए भी हम ही लोग जिम्मेवार है साहब। ये तो कोई लॉजिक नहीं। दूसरा फिर से अब विनय सिन्हा दीपू जी आप भूल रहे हैं, मैं भी टोकने लगूं तो बोल नहीं सकेंगे। आपने क्या बोला बीच में? आप चलिए बोलिए, चलिए हो जाए, आप बोलिए। नहीं, ये मर्यादा तोड़ा, मैंने इनकी बात को नहीं सुना। ये मत कीजिए, देखिए ये अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं टोक रहा था अभिषेक, आप देखिए ना, ये मेरे समय को खा रहे हैं। ये सब बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, आप बाकी लोग आते हैं ये सब करते हैं, आप लोग अच्छी बातें कीजिए। बताएं प्रतुल जी। देखिए, हमारा मानना है कि इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन जी के बात को लेकर इन्होंने सब जगह पोस्टर्स लगाए थे, जेल के भीतर के बंद पोस्टर्स लगाए थे, और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं थोड़ी सिंपैथी मिली, क्योंकि जिस नैरेटिव को हम लोग काउंटर नहीं कर पाए कि हाईकोर्ट ने भी उनकी अरेस्टिंग को जायज ठहराया था। मैं 3 मई 2024 के जजमेंट की बात कर रहा हूं। ये तो बेल का आज आया है ऑर्डर, और ये लिमिटेड है, इसका क्राइटेरिया वो सिर्फ बेल तक सीमित है। और मैं बता चुका हूं बेल में की गई टिप्पणियां ट्रायल का हिस्सा मैं राजनीति पर प्रभाव पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैं बस वही कह रहा हूं। तो उस समय इनको जब जेल के भीतर थे तो भी तो 52 सीटों पर हम आगे थे साहब। ये 50 सीट था, 47 पे आप, 3 पे आप। नहीं, 52, ये करेक्ट कर ले। ये पहले 50 का फिगर आकलन था, जब इसको फिर से कैलकुलेट किया गया तो ये 52 टोटल सीटों पर हम आगे थे। खेमे में कितना, आंसू के खेमे में कितना? ये मैं बता 49 और 3। देखिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब साथ लड़ेंगे आप लोग ना, आप और आंसू? आप बिल्कुल विधानसभा जी, आप बीजेपी और आंसू एक साथ लड़ेगी ना विधानसभा? बिल्कुल। हम लोगों ने तो लोकसभा भी सीट भी एक साथ लड़ा, और इससे पहले लोकसभा तो आप लोग हर बार एक साथ लड़ते थे। 2019 में हम लोगों ने अपनी सिटिंग सीट गिरिडीह भी सैक्रिफाइस कर दी थी, आंसू को दिया था। हाँ, 2019 में मैं मानता हूं कि हम लोगों के बीच सीटों की मेल में जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी। मैंने इस बात को इसलिए आपसे बोला प्रतुल साहब, क्योंकि वो आप लोगों का आत्मघाती कदम था, और ये आप लोगों ने परिणामों का आकलन करने के बाद स्वीकार किया होगा कि सबसे बड़ी वजह थी आप लोगों को बाहर होने की सत्ता से, कि आप लोगों की आपस में आप लोग सीटों का बंटवारा कर ही नहीं पाए थे। देखिए अभिषेक, ऐसा था ना कि पिछली बार हमारे गठबंधन को 50 लाख, माफ कीजिएगा हम तो अकेले लड़े थे विधानसभा चुनाव, 50 लाख वोट आए थे भाजपा को, और सत्ताधारी गठबंधन को 52 लाख आए थे। सिर्फ 2 लाख का फासला था। तो आपका कहना ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि आजसू को 7 लाख वोट आया था, और 12-13 सीटें ऐसी थी जहां अगर हम दोनों मिलकर साथ लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। खैर, जो हो गया उसके बारे में चर्चा नहीं, भविष्य की ओर देखते हैं। बिल्कुल अटूट गठबंधन है। इस बार भी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी ने जा जाकर जगह जगह हमारे लिए प्रचार किया। हम लोगों ने भी
गिरिडीह में पूरी ताकत लगाई, हमारे तमाम बड़े नेताओं ने वहां ताकत लगाई और अच्छे परिणाम आए। 80 हजार 81 हजार से हम वहां पर जीते। तो हमारा मानना है कि जब 52 सीटों पर हम आगे हैं तो ये 5 सीटों का, ट्राइबल सीटों का नैरेटिव क्यों? इसका क्या मतलब? अगर 5 सीटों पर आदिवासियों ने हमें वोट नहीं दिया, जैसा परसेप्शन बनाया जा रहा, तो क्या 52 जो 9 सीटों पे उन पे शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और दूसरे जातियों ने कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी को वोट नहीं दिया? ऐसा नहीं होता साहब। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सारे जाति मुद्दे भी अलग होते हैं सर, लोकसभा सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग मुद्दे। तो इन्होंने टोटली स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा था। इन्होंने तो जो सरना धर्म कोड की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, और सारे में एक्सपोज थे। वो मैं फिर से आपके चैनल में कई बार बोल चुका हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये अच्छी बात है। चुनाव के लिए सब लोग तैयार हैं, तो चुनाव ये अच्छी बात है कि चुनाव के लिए हर दल तैयार है। कम से कम जीत हार के परिणामों की बात ना करने के समय, करने के वक्त ये नहीं होगा कि चुनाव अचानक सामने आ गए थे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे जेएमएम के पास, हेमलाल मेहता साहब के पास, समझेंगे कि 52 सीटों पर लीड कर रहे हैं एनडीए के लोग और दावा कर रहे हैं जल्दी चुनाव कराने का, एनडीए के लोग कि जल्दी चुनाव कराइए। कल देख लेंगे आखिर इतना कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, ज्यादा विश्वास है या आत्मविश्वास है? तो करते अपने अतिथियों का, चलते हेमलाल मेहता साहब के पास। हेमलाल साहब, चुनाव जल्दी कराने के लिए आज आपने चुनौती तो दे दी है कि निर्वाचन आयोग कल चाहे तो कल चुनाव करा ले, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि 52 सीटों पर एनडीए की लीड थी। आपकी अगर देखें तो 81 विधानसभा क्षेत्रों में महज 29 सीटों पर लीड आपकी रह जाती है। ऐसे में कैसे चुनाव लड़ने की जल्दबाजी है आपको? 27 जयराम 2 सीट पर। अभिषेक जी, हमने पहले ही कहा है कि जो रांची जिला के निर्वाचन आयोग की जो मीटिंग हुई 24 तारीख को, उसमें मैं भी था। कल जो रांची विधानसभा की जो बैठक हुई जी, एसडीओ साहब के यहाँ, मैं वहां भी था जी। तो ये चुनाव आयोग यदि निर्णय लिया है कि सितंबर और अक्टूबर में चुनाव कराया जाएगा, एसीआई ने यदि निर्णय लिया है, नहीं लिया अभी, वहां आया होगा। उन्होंने कहा जिला में जब बैठक में कहा था कि सितंबर अक्टूबर हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने निर्णय ले लिया थी तो? नहीं, निर्णय नहीं, मैंने हो सकता, संभावना है। हाँ, ईसीआई यदि निर्णय लिया होगा तो मैं कह रहा हूँ वहां जो बातें आई थी कि हो सकता है सितंबर और अक्टूबर में, तो अति उत्तम, जब करा लीजिए। हमने कहा, वहां भी कहा था कि भाई करा लीजिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो तैयार रहते ही है, हम लोग हमेशा तैयार हैं। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के युवा धड़कन जो है, युवा दिलों के धड़कन हेमंत सोरेन जी जिस तरह से 31 तारीख को गिरफ्तार होते हैं, वो काला दिन हम लोग के लिए साबित हुआ है। और जब जेल में रहते हुए आदरणीय चंपाई सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, एक कार्यकर्ता होकर के कल्पना सोरेन जी को स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनके कामों को देखते हुए मात्र 2-4 प्रोग्राम में देखा गया और स्टार प्रचारक बनाया गया। जिस तरह से इन दोनों का और साथ ही 34 जो हमारे स्टार प्रचारक थे, सबों ने मिल करके इतना अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा में, तो अब तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जिनके नेतृत्व में 2019 में चुनाव लड़ा गया था और भारी बहुमत से हम लोगों ने सरकार बनाई, वो आ गए हैं अब जनता के समझ। वो जनता के पास जाएंगे, खुद रहेंगे। जो कल्पना सोरेन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी बातों को पहुंचा रहे थे, वो खुद आज जो है जनता के बीच जाएंगे, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस, इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस जो है सो बढ़ा है। और ये परिणाम जो है झारखंड का विधानसभा का चुनाव आप देखेंगे कि भारी मतों से, भारी बहुमत से 65 सीटों पर दावा ठोक चुके हैं विनय सिन्हा दीपू साहब। भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और बाकी दलों का सफाया हो जाएगा। चलिए, विनय सिन्हा दीपू साहब का रुख करते हैं। सर, इस बार भी मुद्दे वही होंगे 2019 के हैं, या उन मुद्दों पर, चूंकि शासन में आप लोग आए तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों को तो आप लोगों ने दूर कर लिया होगा, अब नए मुद्दे क्या होंगे विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे, केंद्र सरकार की बेरुखी,
हमारा जीएसटी का पैसा नहीं, हमारा रॉयल्टी का पैसा, हम विकास में बाधक बन रहे हो पैसे के नहीं आने से, तो हम उस मुद्दे को भी जनता के पास ले जाएंगे कि क्या बात है, भेदभाव क्यों करती है एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, क्यों भेदभाव झारखंड से कर रही है। अगर आप उन पैसों को देंगे तो हम झारखंड के उन गरीब गुरबों तक विकास का और रास्ता खोलेंगे। तो मेरा मुद्दा साफ है, हम अपने जो कार्य किए हैं विकास के उस पर चर्चा करेंगे, उनकी विफलताओं पर चर्चा करेंगे, और हमारे प्रमुख मुद्दे जो हैं कि आप एन केन प्रकरण हमारे नेता को किस मुद्दे पर आपने जेल में डाला, 4.5 महीना आपने डाला, और झारखंड के विकास में आप बाधक बने। ये गठबंधन की सरकार इतना स्मूथली चल रही थी, उस पे आप बाधक बने। हम हर उस मुद्दे को छुएंगे कि हमारा आम जनता का जो बाधक बन रहा था उसको कैसे हम ठीक करें। हमने बहुत सारे विकास किए, पुल पुलिया का निर्माण आप देख लीजिए, रांची में भी जो अब पुल बन रहे उसको देख लीजिए, ये क्यों नहीं पहले हुआ था। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, योजनाओं की बाढ़ आप ला रहे हैं। आज आप लोगों ने कैबिनेट की बैठक में 430 करोड़ का हरमू फ्लाईओवर भी पारित कर दिया है, हरमू फ्लाईओवर भी पारित हो गया, वो भी बनना है 430 करोड़ की लागत से। दूसरी तरफ कई तरीके की योजनाएं आ गई हैं, अबुआ स्वास्थ्य लाभ योजना आ गया है, मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव निर्धारण योजना आ गया, कई तरीके की योजनाएं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री हो गया है। क्या ये चुनावी दावा है, चुनावी शगुफा इसको कह ले, या ये धरातल पर उतर जाएगा साहब चुनाव के पहले? मुझको ये बताइए, 16 से 17 साल भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार यहाँ नेतृत्व की, क्या इन सब बातों पर कभी सोचा कि कैसे हमरा जाम से रांची की राजधानी को लोग को छूटे? आखिर जब जिस दिन पुल का उद्घाटन हो जाएगा, जो कांटा टोली से लेकर करके हाईकोर्ट तक है, आप समझ लीजिए रातू रोड से लेकर करके कचहरी तक है, तो आप कितने यहाँ की जनता को राहत मिलेगा। तो ये तो सोच का विषय है ना, हमारी सोच क्या है, उनकी सोच क्या थी। अगर आज 450 करोड़ का पुल का निर्माण का हरमू तक हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? आम जनता के लिए। और सरकार किसके लिए बनती है? आम जनता के लिए बनती है। अगर अबुआ आवास की बात कर रहे हैं, आप 1000 रुपया देने की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो किसके लिए? आम जनता की बात हम कर रहे हैं। और ये इलेक्शन से नहीं, हमारा मैनिफेस्टो में था, हमारा सोच वो था, हमारा मुद्दा वही है कि हम आम जनता को लाभ पहुंचाए, और उसको लेके हम जा रहे हैं। इसमें कहीं इलेक्शन की तो बात मान लीजिए कल से उठ रही है, आज पेपर में छपा, लेकिन हमारा तो प्री प्लान था, पहले से तय था हमारा मीटिंग कि आज कैबिनेट मीटिंग होगा, तो कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा तो पहले से तय होते हैं। आज नहीं इलेक्शन के लिए 1-2 दिन में यह हवाबाई की साथ हो सकती है, लेकिन हमारा एकदम पूरा है। आज हम जानते भी नहीं थे कि आज हेमंत सोरेन जी बेल पे आ जाएंगे, आज ही आना है, पेंडिंग में रखा हुआ, अभी उसको रोका हुआ है हाईकोर्ट ने कि हम अपना जवाब देंगे। तो कई वकीलों का कहना कि दर्जनों मामले वहां पे अभी भी लंबित हैं। देखिए, जो लंबित है, लेकिन हेमंत सोरेन साहब को बेल दिया जो है, लंबित मामले हैं वो उनका काम है, हमारा नहीं। हम दरखास्त कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी पक्ष को रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो जनता से जवाबदेही था, जो हमारे जनता के पास जाने का था, उसकी जवाबदेही को पूरा करने का काम करें। कुछ कमी बेसी रहेगी, अगली सरकार बना कर करके फिर हम आएंगे, जनता ही हमको चुनेगी, दूसरा कोई चुनेगा नहीं। प्रतुल साहब साहब, 2 बड़े गंभीर आरोप अभी अभी दीपू सिन्हा साहब ने लगाए। एक तो कि आप लोग राज्य का पैसा निर्गत नहीं करते, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई है, जीएसटी का पैसा हो, कोयले का पैसा हो, देते क्यों नहीं है झारखंड को पैसा, जो सबसे बड़ी बात आप लोगों की है। दूसरा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप लोगों ने येन केन प्रकारण जेल के भीतर पहुंचा दिया। आज जो हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है उसमें यह साफ लिखा है कि जिस मामले को लेकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, किसी भी सरकारी दस्तावेज में, रिकॉर्ड में हेमंत सोरेन का नाम नहीं है। ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईडी ने यह दावा किया है कि किसी भी घटना के होने के पहले प्रिवेंशन के तौर पर यह स्टेप लिया गया था हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का, जबकि 2010 का अगर ये मामला है तो इस पर शिकायत पहले अगर हो गई होती, या हेमंत सोरेन उस वक्त सत्ता में भी नहीं थे जिस वक्त इस मामले को बताया जा रहा है। देखिए अभिषेक, 2-3 चीजें हैं। पहला तो इन्होंने एक और आरोप लगाया था कि 16-17 साल तक हमारी सरकार थी। हाँ, वो भी क्लियर। कितना बार आप फिर पढ़ के बताएंगे सर, सारी कितना बार क्लैरिफाई करें अभिषेक? 11 साल बांट लीजिए, राष्ट्रपति 12.5 साल, 3 साल सर आप लोग बांट लीजिए, 12.5 साल। तो इसलिए 16-17 साल का नैरेटिव बंद करना चाहिए इनको। मैं तो तिथिवार लेकर आया हूँ, कब इनकी सरकार शासन वाला सर आप उधर जोड़ते हैं, 3 साल नहीं, 623 दिन। हाँ, तो अब वो नैरेटिव बंद। देखिए, मैंने
नहीं टोका, नहीं टोके इसमें बीच में। अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे मोहन बोला। देखिए 12.5 वर्षों तक उनका सरकार और बाकी हमारा। तो अब आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री भी रहे थे लंबे समय। नहीं चलिए अब लौटते हैं एक एक बात पर। आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी के बारे में कहा कि बेल देते समय पहले सर आप केंद्र के पैसा वाला मुद्दा बता दें, पैसा क्यों नहीं देते? चलिए मैं आप ही की बात से शुरू करता हूं। माननीय रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, मैं आपके चैनल पे लाइव टीवी पे नेशनल डिबेट में जिम्मेवारी से कह रहा हूं, उन्होंने हाउस पे कहा था कि जीएसटी का हमको केंद्र को सहयोग मिलता है, जीएसटी का कोई पैसा बाकी नहीं है। और जहां तक उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जब हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं केंद्र सरकार सहयोग करती है, इस बात को लेकर उनकी जी बिल्कुल, इस बात को लेकर बाबूलाल मरांडी जी ने उनको ट्वीट करके प्रशंसा भी की थी कि कोई तो सच बोल रहा है। दूसरा बात जो ये बार बार कहते हैं कि इतना पैसा जो रामेश्वर राव साहब भाजपा की प्रशंसा करते भी रहते हैं सर। इसको दूसरे दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं, अभिषेक मैंने तो ये लोकसभा चुनाव के दौरान में भी उनको मैंने देखा, मैं लोहरदगा भी गया हुआ था। वो अच्छे व्यक्ति हैं निश्चित तौर पर, अच्छे व्यक्तित्व भी अच्छा है। वो देखिए राजनीति दूसरी हो सकती है, हम लोगों के श्रद्धेय हैं भाई, हम लोगों के अंकल हैं, तो बिल्कुल इसलिए उनकी बातें सराखों पर। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये बार बार कहते हैं पैसा ड्यूज का बात, तो ये पैसा ड्यूज कब का है? ये वर्षवार सिलसिलेवार इसका नहीं दे पाते, क्योंकि माननीय शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री रहे थे, उस कालखंड का कितना पैसा बचा हुआ है? उस समय इन्होंने क्या प्रयास किया था? 2004 से 14 के बीच यूपी की सरकार थी, 2012 से 14 के बीच में 17 महीने के लिए हेमंत सोरेन साहब भी मुख्यमंत्री रहे थे, तो उस समय इन्होंने क्या प्रयास किया? वर्षवार कीजिए, सिलसिलेवार कीजिए, राज का पैसा के लिए जितनी भी बात उठानी होगी, आवाज मुखर करना होगा, हम करेंगे। देखिए लौटते हैं हाईकोर्ट की तरफ। हाईकोर्ट के एक और जजमेंट को मैंने आपको कोट किया था 3 महीने का, दो जजमेंट्स हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि पंजाब नहीं, मैं बेल में आपने छेड़ा इस बात को अभिषेक, तो आधा मिनट तो देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बेल में टिप्पणियां की जाती हैं उसको मेरिट नहीं माना जाता। ये हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो बेल में आज जितनी बातें कही गई हैं, ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आप ऐसा जश्न मना रहे जैसे दोषमुक्त कर दिया गया। साहब अभी तो ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई, बेल तो अदालती प्रक्रिया का हिस्सा, कभी बेल मिलता है कभी नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट्स में कहा है कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट देना चाहिए। बहुत सीरियस केसेस होते हैं। प्रतुल जी एक बात तो आप मानेंगे, आ रहा हूं दीपू जी आपके पास। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब जेल जाना निश्चित हुआ, मुझे याद है 31 जनवरी की वो रात, मैंने खुद कवरेज किया था। उस दिन उन्होंने सबसे पहला काम किया कि राजभवन गए, इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन का नाम आगे किया और उसके बाद वो हिरासत में गए। आज आप दिल्ली को ही उलटकर देख लीजिए, दिल्ली की सरकार विगत महीनों से जेल के भीतर से चलाई जा रही है। तो कम से कम झारखंड के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने तो चिंतित थे कि अगर उनके जेल जाने से शासकीय काम में या सरकार के काम में किसी तरीके का कोई परेशानी खड़ी ना हो, उन्होंने एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर चंपाई सोरेन को, जो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और सारा दल उनको सम्मान करता है गठबंधन का, उनको नेतृत्व सौंपा और उसके बाद खुद जेल गए और अपने आप को अलग भी रखा इन सारे मामलों से, शासकीय मामलों से, भले आप आरोप लगाते रहें। तो ये तो एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य की विकास के लिए, राज्य की वृद्धि के लिए एक बढ़िया काम सोचा। जी प्रतुल जी। देखिए मैं कह रहा था कि अब वो नैतिकता का तकाजा था, ये अपने गठबंधन के किनारे वो तार होने का डर, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नैतिकता का तकाजा होता तो फिर आलमगीर आलम से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? आलमगीर आलम जेल में लंबे समय तक रहे मंत्री के रूप में, और जब मुख्यमंत्री जी ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इस्तीफा लिया नहीं गया था, उन्होंने दिया था। नहीं अब दिया, मैं क्या कह रहा हूं, आलमगीर आलम जी का विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने उनसे विभाग हटा लिए, छीन लिया, उन्होंने स्वेच्छा से त्याग नहीं किया, तब जाकर आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया करीब 20-25 दिनों के बाद। तो ये दो तरह का क्यों? अगर सरकार में नैतिकता का पैमाना एक ही है तो क्या हम माने? आपके लॉजिक के अलग-अलग विचार नहीं, अलग कैसे विचार हो सकते हैं? आप तो गठबंधन में एक साथ है, गठबंधन में नैतिकता का तकाजा तो एक है ना। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं बता रहा हूँ, सही बात इन्होंने कहा, नैतिकता तो कुछ होनी ही चाहिए। राजनीति में सुरक्षा, अपना मन और लोगों की भावना। हेमंत सोरेन जी बहुत बड़ा काम किया। गवर्नर हाउस गए, पहले इस्तीफा दिया, अपने घर है, वहां से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया जी। और जो तय किया महागठबंधन ने, नेता चंपई सोरेन को चुना। जो ये बातें बोलते हैं जीएसटी का, जो मैंने आपके सामने रखा, आपका सरकार था 10 साल, आपको क्यों नहीं लगा कि झारखंड के विकास में पैसे? रघुवर दास जी 5 साल चलाए, अभी 5 साल हेमंत सोरेन जी और चंपई सोरेन जी का पूरा होने जा रहा है मिलाकर करके। इनके समय से बाकी है जीएसटी का पैसा जी। रॉयल्टी का पैसा कितना बाकी, आप चेक करिए नेट पे। जीएसटी लागू कब हुआ? रॉयल्टी का पैसा कितना बाकी है हमारा? जीएसटी लागू कब हुआ?
अब बताइए कब लागू हुआ? आप बताइए ना, आप बताइए ना। नहीं आप अगर क्वेश्चन इनको पता ही नहीं है। ये 10 साल बोल रहे हैं, 10 साल तो जीएसटी लागू में नहीं हुआ भाई। मैं कुछ भी बोलेंगे। टर्मिनल 1D का बिल्डिंग इनके समय बना और गिराने का हम पे कर रहे हैं। 2014 नहीं, 10 साल नहीं हुआ, गलत बयानी कर रहे हैं। जीएसटी कब लागू हुआ गूगल करके देख लीजिए। अरे आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्ञान है। आप बताइए 10 साल का कह रहे हैं जीएसटी का पैसा, 10 साल जीएसटी को लागू नहीं हुआ और 10 साल बोल रहे हैं। देखिए ये गलत बयानी करके चैनल में निकलना चाहते हैं। जीएसटी लागू हुए 10 साल नहीं हुआ, 10 साल लागू हुआ। 1D का बिल्डिंग मनमोहन सिंह के समय बना और दोषी हम हैं। भारतीय जनता जीएसटी मैं बता रहा हूँ कि जीएसटी के लिए अब इनको बताने दीजिए कि जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ। पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये क्या पैसे हेमंत सोरेन के, चंपाई सोरेन, ये झारखंड के जनता के पैसे और उनके विकास में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगा। भारतीय जनता 1 जुलाई 2017 भारतीय 7 साल हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता 10 वर्ष कह रहे हैं, ये झूठा बयान है। पार्टी जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। 1 मिनट दिबू साहब, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। प्रतुल जी, भले 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, लेकिन वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकट टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब? लेकिन 2000 में भी मुझे याद है केंद्र में आपकी सरकार थी। अभिषेक, ये जीएसटी लागू होने का कट ऑफ डेट नहीं, वो जो आप बता रहे 1 जुलाई 2017 है, वो तो है भाई। ठीक है, प्रस्तावित आपके सरकार में हुआ, थोड़ी देर समय में 10 वर्ष उससे प्रारूप तैयार हुई थी। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट ने प्रारूप जीएसटी कराने का हुआ है। अब आप 5 महीने बोलेंगे कि हेमंत सोरेन साहब 5 महीने जेल में रहे, तो एक दिन कम था सर, 149 दिन जेल में रहे। ऐसे नहीं ना होता। नहीं 10 वर्ष और 7 वर्ष में अंतर नहीं होता। अंतर होता है सर, 3 वर्ष। चलिए 7 वर्ष का ही, 7 वर्ष में ही बता दें सर। 7 जीएसटी का पैसा बाकी है, मान ली मैं गलत बोला, पैसा बाकी वो कब दे रहे हैं? पैसा बाकी है कि क्या बाकी है वो आप कब दे रहे हैं? झारखंड का। अरे इनके वित्त मंत्री ने कहा है, अभी फोन लगाकर पूछ ले माननीय मंत्री जी से। देखिए अब ये तो बात है, सांसद अगर बात करें रामेश्वर उरांव साहब की, तो उन्होंने ये सदन में कहा था और बाबूलाल मरांडी साहब ने ट्वीट किया था, ये सच्चाई है। बिल्कुल, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। मदद करती है उन्होंने कहा था। इन्हीं के पार्टी के माननीय मंत्री हैं भाई। केंद्र सरकार से मांगेगा ही राज्य सरकार। पार्टी दल कह रहे हैं थोड़ा गंभीर सवाल पे आ जाते हैं। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं मदद नहीं होता। करते नहीं, हम तो अब वित्त मंत्री गलत बोल रहे हैं या ये गलत बोल रहे हैं, ये फैसला बाधक है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विकास में बाधक है। आम जनता का पैसा जो है रखे हैं, हमारा रॉयल्टी का पैसा, जीएसटी रिटर्न का सारा पैसा ये रखे हुए, और झारखंड के जनता का काम है रुकावटें आ रही। हम विकास और करते अगर वो पैसा हमारे पास आ जाती, हम और विकास करते अगर वो पैसा आ जाता। आपका साधुवाद आपने एक्सपोज कर दिया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता उल्टा बोल रहे हैं। जानकारी सबके जानकारी में ये बात। हेमलाल साहब, एक सवाल आपसे है, जीएसटी को लेकर बात हो रही है। अबुआ आवास की योजना की भी जो शुरुआत की गई, तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है या जो लाभुक है वो ठीक से नहीं, स्टेट में नहीं पहुंचती, ठीक से बट नहीं पा रहा, इसीलिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। कितनी सच्चाई, कितना गलत, क्या इससे मैसेज किया जाएगा राज्य की जनता को? देखिए अभिषेक जी, बहुत सारी बातें आई, जैसे जीएसटी का और रॉयल्टी का। ये बातें तब उठी जब झारखंड सरकार में मैंने हम लोग आए 2019 में, तो खजाना एकदम खाली था। 2019 में खजाना खाली था? बिल्कुल। अब तो श्वेत पत्र जारी हुआ था, तो नहीं भाई, श्वेत पत्र जारी हुआ था, आपने भी चलाया होगा, देखे होंगे। तो कितना परेशानी झेलना पड़ा झारखंड सरकार को, और उसी दरमियान 5,000 करोड़ जो है सो इसका बिजली का बिल काट लेती है। बिजली का बिल जो है सो और हमारा कोयला जो लेती है स्टेट का, सेंट्रल में जो कोयला जाता है स्टेट का, आज तक हिसाब किताब बराबर नहीं हो पाया है। तो वही बात है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो वो रॉयल्टी और जीएसटी का बात तभी आया, वो रघुवर दास की सरकार का भी रॉयल्टी बकाया था और इधर का भी सब डिमांड किया गया। भाई जब बातें आती है तो सभी चीज आती है, ऐसा नहीं कि खाली हेमंत सोरेन के सरकार का ही रॉयल्टी बकाया है, पहले का भी था, रघुवर दास जी के सरकार का भी था,
उस समय का भी नहीं मिला था। बहुत सारी बातें हैं। तो सर मतलब केंद्र ऐसा नहीं है कि आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा, अपनी सरकार के साथ भी वही स्थिति उस थी। समय भी नहीं दिया था, लेकिन खजाना खाली होने के कारण हम लोगों ने जबरदस्त उठाया था आवाज कि रॉयल्टी, हमारा जो रॉयल्टी और जीएसटी मिला करके 1,36,000 करोड़ का है वो हमें दे दें तो हम बेहतर तरीके से हम यहाँ चला सकते हैं। दूसरी बात, आपने अबुआ आवास का कहा, तो अबुआ आवास देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना माने इंदिरा आवास का जो पैसा था, इंदिरा आवास का चाहे जैसे भी हो, केंद्र सरकार रोक देती है झारखंड के लिए। जब नहीं मिलेगा, झारखंड को आवास नहीं मिलेगा, गरीबों को आवास नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। सरकार आवास का पैसा रोक देती है, यही रोक दिया गया। तब जो है आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये देखा कि भाई गरीब तो मारे जाएंगे, केंद्र और राज्य के बीच के लड़ाई में क्यों गरीब पिसा जाएगा। तब जो है अबुआ आवास योजना लाया गया और अबुआ आवास योजना से जाकर के गरीबों को देने का काम कर रही है। दूसरी लेकिन लगातार सर आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं, सीएम खुद गंभीर है इस बात में, कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने रिपोर्टर्स की बात करूं सिर्फ एक तो सेकंड हर जगह से गड़बड़ियों की सूचना आ रही है निचले स्तर पर। सिर्फ एक सेकंड दे दें। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही थी कि मैंने जो है सो चंपई सोरेन घोषणा ब्रेक का वक्त हो गया सर, आप बात केवल तो बस चंपई सोरेन घोषणा नहीं किए थे। मैं बता रहा हूँ किसी चीज का जो फ्लाईओवर का है, फ्लाईओवर का जो यहाँ से लेकर के बिरसा चौक तक का है, आदरणीय हेमंत सोरेन ने ही उसकी घोषणा की थी। सोचा था, बात लाया था, ठीक है, बात लाया था उन्होंने। बहुत सारी फ्लाईओवर का जो 36 रोडों का जो उन्होंने कहा था कि इसको दुरुस्त करेंगे, और उसी समय फ्लाईओवर का भी बात उन्होंने कही थी। कोई अच्छा, आप ही की सरकार के दोनों नेता हैं सर, हेमंत सोरेन करें, चंपाई सोरेन करें, अभी लाभ जनता को। मैं वही बोल रहा हूं कि जो हेमंत सोरेन ने लाई थी योजना को, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते अतिथियों के पास। वक्त कम है, वक्त की पाबंदी है, 3 मिनट है हाथ में। 3 अतिथि हैं आप लोग, 1-1 मिनट में अपनी बात पूरी कर ले। सर, राज्य की जनता की संवेदनाओं के साथ फिर खिलवाड़ होगा, उनको आप लोग केंद्र और राज्य में बांट कर रखेंगे, या राज्य की जनता के विकास की बातें होंगी? विकास को लेकर क्या नई रणनीति इस बार होगी INDIA के पास या NDA के पास, या वही पुराने मुद्दे इस बार फिर से चुनाव में आप लोग छोड़ने वाले हैं ब्रह्मास्त्र बनाकर? प्रतुल जी, आप ही से शुरू करता हूं। देखिए, 4 साल 7 महीने इस सरकार के थे, तो पूरे तरीके से विनाशकारी इस सरकार के काम रहे हैं। आप देखें, कुछ भी किसी भी आप क्षेत्र में देखें, सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। आप जमीन घोटाले की बात करें, मैं हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले की अभी बात नहीं कर रहा, और ये मैं बात कर रहा हूँ रांची में वे 10,000 करोड़ की जमीन घोटाले की, जिसमें IAS अधिकारी छवि रंजन जेल में है, या खनन घोटाले की बात करें साहेबगंज में, जिसमें भी करीब 1250 करोड़ रुपए का पत्थर को इन्होंने पहाड़ों को काट कर बेच दिया था। पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि अभी जेल में है। तो तमाम तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हुआ, उसके बाद पेपर लीक का घोटाला हुआ, और जिस तरफ आप देखें सिर्फ घोटाले हुए। सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगा, युवाओं को ठगा साहब, महिला उत्पीड़न की संख्या बहुत बढ़ गई। तो जो चुनाव के मुद्दे हैं हमारे, यही सारे मुद्दे रहेंगे। और मैं फिर कहता हूं आपको एक बार, हेमंत सोरेन के बेल के मुद्दे पर शायद आपने अंतिम कहानी, अंतिम पटकथा आज नहीं सुनी है, शायद इसकी कहानी बाकी है। हेमलाल मेहता साहब, देखिए अभिषेक जी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही भ्रष्टाचार की और पेपर लीक की। तो मैं बताना चाहूंगा कि शायद कल आपने डिबेट किया था इस पर, नीट पेपर का। इस तरह से आप ही ने कहा था कि 17 से 18 जो पेपर हैं, एग्जामिनेशन है, उसका पेपर लीक हुआ था। 7 साल में 70 सर, 70 अलग अलग राज्यों में 70 पेपर लीक हुआ था। और ये भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहीं देखिए उत्तर प्रदेश और जहां जहां सरकार है वहां भी हुई है। सिपाही का जो एग्जाम है पेपर लीक हुआ है। आज जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, मैं बता दे रहा हूं, नीट का पेपर जो हुआ है, इन्होंने लिपापोती करने का काम किया है और NTA को बचाने का काम किया है। आप बात किए झारखंड का, मैं वो भी बता दे रहा हूं कि हमारा जो CGL का पेपर लीक हुआ था, आज सलाखों के पीछे लोग हैं, बहुत सारे लोग, और सेट बैंक जो कंपनी थी उसको डिबार करने का काम किया है। लेकिन NTA को क्या डिबार करेगी? डिबार करना चाहिए। NTA के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर,
एहसान उल हक और उनके उप प्राचार्य गिरफ्तार हो गए हैं। 2 पत्रकार भी हिरासत में, हिरासत में नहीं कहूंगा, पूछताछ किया जा रहा है। एक पत्रकार है, एक मीडिया फील्ड से जुड़े मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। तो सीबीआई अपना काम कर रही है। दीपू सिन्हा साहब, देखिए, भ्रष्टाचार की बात करते ही बस अटल सेतु में दरार, हम लोग के आराध्य भगवान राम के मंदिर में पानी, जबलपुर एयरपोर्ट का, भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और दिल्ली का टर्मिनल 1, भ्रष्टाचार की बात आप इनकी सरकार में बना था, भ्रष्टाचार, अरे इनकी सरकार में बना था, गिर गया, हमारी सरकार में कर लेना देना, बता दिया। ये बॉन्डी कितनी बार बोलना चाह रहे, बॉन्डी 2008 में बना, जब आप भ्रष्टाचार गिरा इनके मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का बना हुआ है। वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, तो करा देते सर, आप जब गिरने वाला था। चलिए बोल रहे अपने विकास के मुद्दे, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, हम अपने विकास के मुद्दे के जो काम किए विनाश के लोगों लिए पे, गलती से आप निकल गया। कुछ भी बोलिए, विकास के जो आम जनता देख रही है कि हमारे, आप और बताए, भगवान राम सेतु में हम दरार की हेमंत सोरेन जी रामनवमी के दिन जाकर के पिछले साल जाते हैं, 16.5 करोड़ गवर्नमेंट थे, उनका बयान आ चुका है। ये जितनी बातें कर रहे हैं सब पे फैक्ट चेक हो चुका है। नहीं, मैं बोलूं, जनता कर लेगी ना सर, फैक्ट चेक बोलने दो उनको। मैं बता रहा हूँ, भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बहुत घूमी, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होने के बाद तपोवन मंदिर को 16.5 करोड़ रुपए। वक्त समाप्त हो गया है, बातें कई हैं, बातें अधूरी है, लेकिन यह तय मानिए कि सितंबर अक्टूबर में झारखंड इम्तिहान लेगा। झारखंड की इम्तिहान देने के लिए आईएनडीआईए और एनडीए दोनों ने अपनी अपनी तैयारियों का दावा ठोक दिया है कि हम तैयार हैं। आईएनडीआईए के साथ तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी शुरू हो गया आज से। हेमंत सोरेन जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात थी, छूट कर बाहर आए हैं जमानत पर। कई तरीके की टिप्पणियां होंगी, लेकिन सियासत यही कहता है कि सियासत का उबाल, सियासत का तापमान इस वक्त पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब थे। विनय जी बहुत धन्यवाद आपका दीपू जी। और झामुमो से हमारे साथ हेमलाल मेहता साहब थे। हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। काफी वक्त दिया आप लोगों ने, कई जरूरी बातें दर्शकों के लिए बताई। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।